नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं मिस्टर हॉरर हिंदी। आज मैं आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ, जो आपको डर और सस्पेंस की एक अलग दुनिया में ले जाएगी। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी आपके होश उड़ा देगी। चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी यात्रा। शहर की रात में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। मिशा, एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़की, हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कॉल सेंटर में नौकरी शुरू करती है। मिशा ने अभी कुछ ही महीने पहले ग्रेजुएशन किया था और ये उसकी पहली नौकरी थी। उत्साह और घबराहट से भरी, उसने सोचा था कि ये नौकरी उसके सपनों की शुरुआत होगी। कॉल सेंटर की इमारत शहर के एक कोने में स्थित थी, जहां रात होते ही चारों ओर सन्नाटा छा जाता था। मिशा ने अपनी पहली शिफ्ट के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसका दिन का काम बहुत सरल था, कस्टमर की कॉल्स अटेंड करना और उनकी समस्याओं का हल निकालना। मिशा ने बचपन से ही हमेशा से जिम्मेदारी उठाई थी, इसलिए उसे यह काम भी चुनौतीपूर्ण नहीं लगा। कॉल सेंटर में पहले दिन से ही मिशा को काम में मजा आने लगा। वह जल्द ही अपने टीम लीडर की पसंदीदा बन गई, क्योंकि उसने बहुत ही जल्दी कई ऑर्डर जनरेट किए। टीम लीडर करण उसे अक्सर सराहते थे और उसकी तारीफें किया करते थे। इस नई जिंदगी में मिशा पूरी तरह रम गई थी। कई दिन इसी तरह बीत गए और वह अब रात की शिफ्ट से बचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे रात के समय काम करने में हमेशा से डर लगता था। लेकिन एक दिन कॉल सेंटर में स्टाफ की कमी हो गई और करण ने मिशा से रात की शिफ्ट करने का अनुरोध किया। मिशा पहले तो मना करना चाहती थी, लेकिन काम की मजबूरी के चलते वह मान गई। उस रात मिशा थोड़ी अनमनी सी थी, लेकिन अपनी ड्यूटी निभाने के लिए 8 बजे समय से पहुंच गई। उसने अपने डेस्क पर बैठकर धीरे धीरे कॉल अटेंड करना शुरू किया। रात के 12 बजने को थे जब अचानक एक अजीब सी कॉल आई। कॉल उठाते ही मिशा के कानों में एक ठंडी और डरावनी आवाज सुनाई दी। सुबह तुम्हारे टीम लीडर की कार दुर्घटना में मौत हो जाएगी। यह सुनते ही मिशा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर कॉल काट दी, यह सोचकर कि शायद यह कोई शरारत हो सकती है। वह किसी से कुछ कह नहीं सकी और रात की शिफ्ट खत्म कर वापस हॉस्टल चली गई। अगली सुबह जब मिशा टीवी देख रही थी, तो अचानक एक न्यूज फ्लैश हुआ। न्यूज एंकर बता रहा था कि करण का एक्सीडेंट हो गया और वह इस हादसे में मारे गए। मिशा के हाथ से रिमोट गिर गया। उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। वो दौड़कर कॉल सेंटर पहुंची और पता चला कि करण सचमुच एक्सीडेंट के बाद नहीं रहे। वही एक्सीडेंट जिसकी चेतावनी उसे रात में कॉल के जरिए मिली थी। यह सच जानकर मिशा घबरा गई। वह इस बात को लेकर परेशान थी कि यह कैसे हुआ। उसने सोचा कि हो सकता है यह सब महज संयोग हो, लेकिन उसका मन इसे मानने को तैयार नहीं था। वह कॉल की सच्चाई जानने के लिए अपने कॉल रिकॉर्ड की जांच करने गई, लेकिन उसे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उस समय कोई कॉल रिकॉर्डेड नहीं थी। मिशा का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। वह कई दिनों तक उस कॉल के बारे में सोचती रही, लेकिन किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इस सब के बावजूद मिशा ने अपना काम करना जारी रखा। कुछ दिनों बाद उसे फिर से रात की शिफ्ट करनी पड़ी। रात का समय हो चुका था और मिशा काम में खोई हुई थी। तभी एक और कॉल आई। इस बार कॉल की आवाज और भी भयानक थी। आज रात 2 बजे कॉल सेंटर के सर्वर रूम में आग लग जाएगी और सारा क्लाइंट डेटा बर्बाद हो जाएगा। मिशा इस बार डर के मारे चुप नहीं बैठी। उसने तुरंत नए टीम लीडर राहुल को सारी बात बताई। राहुल उसकी बात सुनकर थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने कहा कि हो सकता है यह कोई मजाक या फर्जी कॉल हो। उसने सर्वर रूम की जांच करवाई, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। राहुल ने मिशा से कहा, तुम फिक्र मत करो, यहां सब ठीक है। काम पर ध्यान दो और इन कॉल्स की परवाह मत करो। मिशा ने भी खुद को तसल्ली दी और काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे अचानक सर्वर रूम से एक तेज धमाका हुआ। सारे कर्मचारी भागते हुए सर्वर रूम की तरफ गए, जहां उन्होंने देखा कि आग फैल चुकी है। सर्वर रूम में लगी आग को कर्मचारियों ने मिलकर बुझाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मिशा सन्न रह गई। जो कुछ भी उस कॉल में कहा गया था, वह एक बार फिर सच साबित हो चुका था। मिशा और राहुल ने यह बात किसी और से साझा नहीं की, क्योंकि उन लगा कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन पर शक करेंगे। राहुल ने मिशा को अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम्हें ये कॉल्स कब से आ रहे हैं? मिशा ने बताया, जब से मेरी नाइट शिफ्ट शुरू हुई है तभी से।
हर बार जब कॉल आता है तो कोई ना कोई हादसा होता है। राहुल ने इस बार मिशा की बात को गंभीरता से लिया। उसने मिशा के साथ मिलकर तय किया कि अगली बार जब कॉल आएगा तो वे दोनों उसे सुनेंगे और पता करेंगे कि ये कॉल्स कहाँ से आ रही हैं। अगली रात दोनों तैयार थे। एक बार फिर वही भयानक कॉल आई। मिशा ने कॉल रिसीव की और राहुल को भी सुनाया। इस बार आवाज आई, आज कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत करंट लगने से होगी। मिशा ने घबराकर हेडफोन उतार दिया, लेकिन राहुल को कॉल में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ट्रैकिंग डिवाइस में भी कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इससे राहुल और भी परेशान हो गया, लेकिन उसने मिशा की बात पर यकीन करना शुरू कर दिया था। राहुल ने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहने का आदेश दिया। रात जैसे तैसे गुजर गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मिशा ने राहत की सांस ली, लेकिन सुबह एक बुरी खबर आई। वह चौकीदार जो छुट्टी पर था, करंट लगने से मर चुका था। ये जानकर राहुल और मिशा दोनों परेशान हो गए। अब ये सवाल उठने लगा कि इन मौतों का कारण क्या है और केवल मिशा को ही इन कॉल्स के बारे में क्यों पता चलता है। दोनों ने कॉल सेंटर के इतिहास के बारे में पता लगाना शुरू किया। उन्हें एक पुरानी कर्मचारी मिली जो लगभग 12 साल पहले वहां काम कर चुकी थी। उसने बताया कि वहां काम करने वाली उसकी सहेली, जिसका नाम नैना था, को बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ा था। नैना ने इसी कॉल सेंटर में फांसी लगा ली थी। तभी से इस कॉल सेंटर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। नैना की कहानी सुनकर मिशा और राहुल दोनों का मन भारी हो गया। उन्हें समझ आ गया था कि इन सब घटनाओं के पीछे नैना की आत्मा का हाथ हो सकता है। नैना ने जिस तरह से अपनी जान दी थी, वह घटना बेहद दर्दनाक थी। नैना की आत्मा शायद अब भी उस कॉल सेंटर में भटक रही थी और अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही थी। मिशा को यह समझने में देर नहीं लगी कि नैना की आत्मा अब उसे चुन चुकी थी, शायद इसलिए कि उनका नाम और परिस्थितियां काफी हद तक मिलती थी। ये बात मिशा को भीतर से डरा रही थी। हालांकि राहुल के पास अब भी कई सवाल थे, क्योंकि केवल मिशा ही वो कॉल सुन सकती थी, जबकि बाकी लोग, जिनमें राहुल भी शामिल थे, कुछ नहीं सुन पाते थे। राहुल ने मिशा से कहा, हमें इन सब चीजों का समाधान निकालना होगा। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो और भी लोगों की जान जा सकती है। हमें जल्द से जल्द किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। मिशा ने सहमति में सिर हिलाया। अगले ही दिन राहुल और मिशा ने एक व्यक्ति से संपर्क किया जो आत्माओं और अलौकिक घटनाओं का विशेषज्ञ माना जाता था। उसका नाम था डॉक्टर अर्जुन शर्मा, जो आत्माओं से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे थे। अर्जुन की माने तो आत्माओं से संपर्क करना बहुत ही जोखिम भरा होता है, और अगर कोई आत्मा अपने बदले की आग में जल रही हो तो उसे शांत करना बेहद मुश्किल हो सकता है। राहुल और मिशा डॉक्टर अर्जुन से मिले और उन्हें सारी कहानी विस्तार से बताई। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आत्मा बदला ले रही है तो इसे रोकने के लिए हमें उस आत्मा को संतुष्ट करना होगा। लेकिन पहले हमें यह जानना होगा कि वह आत्मा किस चीज की मांग कर रही है। क्या वह सिर्फ बदला चाहती है या कुछ और? मिशा ने चिंतित होते हुए पूछा, लेकिन सर, अगर वह आत्मा मुझे ही चुन रही है तो क्या इसका मतलब है कि वह मुझसे कुछ चाहती है? अर्जुन ने कहा, हो सकता है। कभी कभी आत्माएं उन लोगों से संपर्क करती हैं जो उनकी परिस्थितियों से मिलती जुलती स्थिति में होते हैं। जैसे तुम्हारा नाम, तुम्हारी नौकरी और शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होंगी जो उसे अपने अतीत की याद दिलाती होंगी। अब हम यह देखना होगा कि वह तुमसे क्यों संपर्क कर रही है। अर्जुन ने सुझाव दिया कि अगले बार जब भी मिशा को वह कॉल आए तो उसे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस से रिकॉर्ड कर लिया जाए। उन्होंने मिशा से कहा, यह जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन इससे हमें आत्मा की मंशा को समझने में मदद मिल सकती है। मिशा डर तो रही थी, लेकिन तैयार हो गई। अगली रात जब मिशा ने रात की शिफ्ट शुरू की तो उसके मन में डर और बेचैनी थी। मिशा की कंप्यूटर स्क्रीन पर फिर से एक कॉल आने लगा। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया, लेकिन इस बार वह पहले से तैयार थी। हेडफोन लगाने से पहले उसने रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू कर दी। कॉल की आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उस ठंडी और गूंजती आवाज ने कहा, आज रात 3 बजे कॉल सेंटर में एक और मौत होगी, तुम्हारे नए टीम लीडर की। मिशा के होश उड़ गए। उसने तुरंत राहुल को इस बारे में बताया। राहुल ने तुरंत कॉल सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी और हर किसी को सतर्क रहने के लिए कहा। कॉल सेंटर में सब कुछ शांत था। न कोई हादसा हुआ और न ही किसी की मौत। ये देखकर मिशा और राहुल ने राहत की सांस ली।
उन्होंने सोचा कि शायद आत्मा ने इस बार झूठ कहा होगा या फिर वे सही समय पर सावधान हो गए थे। लेकिन जैसे ही राहुल ने कॉल सेंटर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में कदम रखा, अचानक तेजी से एक ट्रक उनकी तरफ आ गया और उनकी गाड़ी से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि राहुल की जान उसी वक्त चली गई। मिश्रा और बाकी कर्मचारियों को जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, सब सकते में आ गए। मिश्रा के सामने वह कॉल फिर से गूंजने लगी। आज रात 3 बजे तुम्हारे टीम लीडर की मौत होगी। यह सोचकर उसकी रूह कांप उठी। मिश्रा अब समझ चुकी थी कि यह आत्मा किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं है। उसे रोकने का कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा, वरना और भी लोग इसी तरह मारे जाते रहेंगे। अर्जुन ने इस घटना के बारे में सुनने के बाद कहा, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आत्मा को केवल तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वह अपना बदला पूरा नहीं कर लेती। हमें अब एक आखिरी कोशिश करनी होगी। अर्जुन ने एक नई योजना बनाई। उसने बताया कि उन्हें आत्मा को एक खास धार्मिक प्रक्रिया के जरिए शांत करना होगा, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अर्जुन ने कहा, हमें आत्मा के संपर्क में आकर उसे किसी और स्थान पर भेजना होगा जहां वह और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। इसमें मिशा की जान भी खतरे में पड़ सकती है। मिशा डर के मारे कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर ये एकमात्र रास्ता है तो मुझे ये करना ही होगा। मैं और निर्दोष लोगों की जान नहीं जाने दूंगी। अर्जुन ने मिशा को बताया कि आत्मा को एक पुराने सामान से बांधकर उसके साथ संपर्क करना होगा जो नैना के समय से जुड़ा हो। मिशा के हेडफोन का इस्तेमाल उसी समय से हो रहा था जब नैना काम करती थी। यह हेडफोन ही आत्मा से संपर्क करने का माध्यम बन सकता था। अर्जुन ने योजना बनाई कि जैसे ही रात 12 बजे वह कॉल आएगा, वे आत्मा को पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसे मिशा के शरीर के जरिए किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर मुक्त करेंगे। ये एक अत्यंत जोखिम भरी प्रक्रिया थी, लेकिन उन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगली रात पूरा कॉल सेंटर खाली करवा दिया गया। केवल मिशा राहुल की जगह आया नया टीम लीडर और अर्जुन वहां मौजूद थे। कॉल सेंटर पूरी तरह से खाली था। केवल मिशा, नया टीम लीडर और अर्जुन ही वहां थे। अर्जुन ने मिशा को आखिरी बार समझाया कि क्या करना होगा। जैसे ही कॉल आएगा, मिशा को उसे रिसीव करना होगा और उनके प्लान के मुताबिक आत्मा को फंसाना होगा। अर्जुन के पास एक खास धार्मिक विधि थी जिसे वह नैना की आत्मा को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। मिशा के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे अब तक हुई सभी घटनाएं याद आने लगीं। राहुल की मौत, उसके पूर्व टीम लीडर का एक्सीडेंट और उन डरावने कॉल्स की आवाजें। वह जानती थी कि इस रात का अंत बेहद खतरनाक हो सकता था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। 12 बजते ही कॉल सेंटर में फोन की घंटी गूंजने लगी। कमरे में एक अजीब सी सर्द हवा चलने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। मिशा ने अपने कांपते हाथों से हेडफोन पहना और कॉल उठाया। उस ठंडी गूंजती हुई आवाज ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। आज रात तुम्हें इस खेल का हिस्सा बनना होगा। मिशा ने डरते हुए कहा, तुम्हें क्या ही है, ये सब कब रुकेगा? आवाज ने जवाब दिया, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। मुझे न्याय चाहिए और मैं तब तक किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। अर्जुन ने मिशा को इशारा किया और उसने उस हेडफोन को उस उपकरण से जोड़ा जिसे अर्जुन ने तैयार किया था। जैसे ही यह उपकरण सक्रिय हुआ, कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। एक क्षण के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे कॉल सेंटर की दीवारें हिलने लगी हों। अर्जुन ने जल्दी से अपनी मंत्र प्रक्रिया शुरू की और आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश की। लेकिन तभी कुछ अनहोनी हो गई। आत्मा को पकड़ने का प्रयास विफल हो गया। कमरे की बत्तियां अचानक बंद हो गई और पूरी जगह पर अंधकार छा गया। केवल कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी बची थी। मिशा ने घबराते हुए अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वह जानते थे कि अगर आत्मा को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो वह सबकी जान ले सकती थी। अर्जुन ने एक आखिरी प्रयास करते हुए मिशा को कहा, तुम्हें अब उस आत्मा से सीधे बात करनी होगी। ये एकमात्र रास्ता बचा है। उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए और क्यों वह तुमसे संपर्क कर रही है। मिशा ने कांपते हुए फिर से हेडफोन पहना और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या चाहती हो मुझसे? आत्मा की आवाज एक बार फिर से गूंजी, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा आक्रामक थी। मुझे न्याय चाहिए। मुझे उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। वे सभी मर चुके हैं, लेकिन अब इस जगह से कोई भी तब तक नहीं बच सकता जब तक मैं संतुष्ट नहीं होती। मिशा ने घबराकर कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या कर सकती हूँ? आवाज में अचानक एक बदलाव आया।
तुम वो हो जिसे मैं खोज रही थी। तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा, सब कुछ मुझे मेरे अतीत की याद दिलाता है। मैं तुम्हारे जरिए अपना बदला पूरा कर सकती हूँ। यह सुनकर मिशा का दिल दहशत से भर गया। उसे समझ में आ गया था कि आत्मा उसे अपने साथ खींचने की कोशिश कर रही थी ताकि वह मिशा के शरीर का इस्तेमाल कर सके। अर्जुन ने भी यह बात सुन ली थी और वह समझ गए थे कि आत्मा अब सीधे तौर पर मिशा को निशाना बना रही है। अर्जुन ने जल्दी से मिशा को अपने पास बुलाया और उसे समझाया कि वह आत्मा को खुद से दूर रखने के लिए क्या कर सकती है। यह आत्मा तुम्हें अपने साथ खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम इससे लड़ सकती हो। हमें जल्द से जल्द इसे यहाँ से बाहर करना होगा और इसके लिए हमें इसे एक खास जगह पर ले जाना होगा जहाँ इसे बंदी रखने की प्रक्रिया की जा सके। अर्जुन ने मिशा को उस हेडफोन से अलग कर दिया और उसे जल्दी से अपने साथ कॉल सेंटर के बाहर ले गया। बाहर जाते ही उन्हें एक गाड़ी में बिठाया गया जिसे पहले से ही तैयार रखा गया था। अर्जुन ने मिशा को आश्वस्त किया कि वह उसे सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं जहां आत्मा को पूरी तरह से मुक्त किया जा सके। गाड़ी सुनसान रास्तों से गुजरते हुए एक पुराने मंदिर की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने बताया कि इस मंदिर में आत्माओं को शांत करने की एक खास प्रक्रिया की जाती थी और यहीं पर वे नैना की आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करेंगे। रास्ते में मिशा के मन में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसे दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वे मंदिर पहुंचे तो रात के लगभग बज चुके थे। मंदिर की पुरानी दीवारों से एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अर्जुन ने मिशा को मंदिर के अंदर ले जाकर उसे समझाया कि ये आखिरी मौका है। अगर आत्मा को यहाँ पर नियंत्रित नहीं किया गया तो वह हमेशा के लिए मिशा से जुड़ जाएगी और उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। मिशा पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन उसके मन में अब भी अनगिनत सवाल थे। क्या ये आत्मा वास्तव में नैना की थी या ये सब कुछ और ही था? उसने साहस जुटाकर इस आखिरी प्रयास के लिए खुद को तैयार किया। अर्जुन ने मंदिर में एक धार्मिक अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, अचानक हवा का रुख बदल गया। मंदिर के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं और ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। अर्जुन ने मिशा को बीच में बिठाया और कहा, अब आत्मा से संपर्क करने का यह आखिरी मौका है। हमें उसे मुक्त करना ही होगा। अर्जुन ने अपने मंत्रों के साथ आत्मा को मिशा से अलग करने की प्रक्रिया शुरू की। मिशा ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में हलचल हो रही थी, जैसे कुछ उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक मिशा के शरीर से एक तेज रोशनी निकली और उसके आसपास की हवा में अजीब सी हरकतें होने लगीं। मंदिर के अंदर अजीब सी हलचल और आवाजों का सिलसिला जारी था। अर्जुन मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और मिशा पूरी तरह से आत्मा की ताकत को महसूस कर रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था और उसे लगा कि वह चेतना खोने वाली है। अर्जुन ने मिशा को होश में बनाए रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे कि अगर मिशा ने अपना ध्यान खो दिया तो आत्मा उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेगी। मंदिर के अंदर की हवा जैसे और भारी होती जा रही थी। अर्जुन ने आखिरी मंत्र बोलते हुए मिशा के चारों ओर एक घेरा बना दिया। इस घेराव का उद्देश्य था आत्मा को बंधी रखने की ताकत को मजबूत करना, ताकि वह मिशा से पूरी तरह अलग हो सके। जैसे ही मंत्र का आखिरी शब्द निकला, अचानक मंदिर के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरी जगह बर्फ की तरह ठंडी हो रही है। तभी मिशा की आंखें पूरी तरह से खुली और उसकी आवाज बेहद गहरी और भयावह हो गई। ये मिशा की आवाज नहीं थी, ये आत्मा थी जो अब पूरी तरह मिशा के शरीर पर नियंत्रण कर चुकी थी। आत्मा ने गुस्से में कहा, तुम लोग मुझे यहां से कभी नहीं निकाल पाओगे। ये जगह अब मेरी है और मिशा भी अब मुझसे अलग नहीं हो सकती। अर्जुन ने घबराए बिना अपना ध्यान केंद्रित रखा और आत्मा से बात करने की कोशिश की। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम हमें बताओगी तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आत्मा ने क्रोध में कहा, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। वे लोग जिन्होंने मुझे दर्द दिया उन्हें सजा मिल चुकी है, लेकिन मैं तब तक चैन नहीं लूंगी जब तक मेरे साथ किया गया अन्याय खत्म नहीं हो जाता। अर्जुन ने इसे एक मौका समझा और कहा, तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा? क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? आत्मा थोड़ी शांत हुई और मिशा के चेहरे पर दर्द और संघर्ष साफ झलकने लगा। आत्मा ने कहा, मुझे इस जगह से मुक्ति चाहिए। मुझे मेरी आत्मा को चैन चाहिए। अर्जुन ने अब आत्मा से मिशा को मुक्त करने की योजना बनानी शुरू की।
उसने जल्दी से मंदिर के भीतर रखी धार्मिक वस्त्रों का उपयोग किया और आत्मा से मिशा के शरीर को छोड़ने की प्रार्थना की। मंदिर के गहरे कोनों से आवाजें गूंजने लगीं, जैसे मंदिर की आत्माएं भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रही हो। आत्मा का गुस्सा अब धीरे धीरे कम हो रहा था। उसने अर्जुन से कहा, तुम मुझे इस जगह से मुक्त कर सकते हो, लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा बदला कैसे पूरा होगा? जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आत्मा ने धीरे धीरे कहा, मुझे उस व्यक्ति का सामना करना है जिसने मेरी आत्मा को यहां बंधी रहने के लिए मजबूर किया। वह व्यक्ति अभी भी जिंदा है और उसे पता नहीं है कि उसकी वजह से मैं यहां फंसी हूं। अर्जुन को अब समझ में आ गया था कि यह आत्मा क्यों मिशा से संपर्क कर रही थी। मिशा की शक्ल सूरत, उसका नाम और उसके कॉल सेंटर में काम करने की स्थिति आत्मा की पुरानी यादों से मेल खा रही थी। आत्मा को मिशा के जरिए अपना बदला पूरा करना था। अर्जुन ने आत्मा से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस व्यक्ति का नाम बताओ और हम उसे ढूंढेंगे। तुम्हें अब और किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आत्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसका नाम अशोक है। वह वही है जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया। अर्जुन और मिशा दोनों इस नाम को सुनकर हैरान रह गए। अशोक, जो एक समय पर कॉल सेंटर में सीनियर स्टाफ में था, वही व्यक्ति था जिसने आत्मा को सताया था। लेकिन अब समस्या यह थी कि अशोक अब कॉल सेंटर में काम नहीं करता था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह अब कहां है। लेकिन आत्मा ने उन्हें एक और जानकारी दी। अशोक हर साल 12वीं तारीख को इस मंदिर के पास आता है, एक तरह की माफी मांगने के लिए। उसने मुझे कभी चैन से नहीं जाने दिया। वह जानता है कि मैंने उसे कभी माफ नहीं किया। यह जानकर अर्जुन और मिशा दोनों को समझ में आ गया कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। वे जानते थे कि आत्मा का बदला तभी पूरा होगा जब अशोक खुद उससे माफी मांगेगा और उसका पाप स्वीकार करेगा। अर्जुन ने आत्मा से वादा किया कि वह अशोक को ढूंढकर उसे इस मंदिर में लेकर आएंगे। आत्मा ने अंतिम बार कहा, 12 तारीख ही वह दिन है जब मैं चैन पा सकती हूं। अगर वह उस दिन माफी मांगता है तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए मिशा से जुड़ जाऊंगी। अर्जुन और मिशा ने यह सुना और आत्मा से वादा किया कि वे अशोक को लेकर आएंगे। आत्मा ने धीरे धीरे मिशा के शरीर को छोड़ दिया और मंदिर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मिशा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी डर और तनाव था। अब अर्जुन और मिशा के पास बहुत कम समय बचा था। उन्हें अशोक को ढूंढकर 12 तारीख से पहले मंदिर में लाना था ताकि आत्मा को मुक्त किया जा सके और मिशा की जान बच सके। अर्जुन और मिशा ने आत्मा से वादा किया था कि वे अशोक को ढूंढकर 12 तारीख से पहले मंदिर में लाएंगे ताकि आत्मा को मुक्ति मिल सके और मिशा की जान बचाई जा सके। इस चुनौती को स्वीकारते हुए उन्होंने अशोक को खोजने का फैसला किया। अर्जुन ने तुरंत अपनी कॉल सेंटर में काम करने वाले कुछ पुराने संपर्कों से बात की ताकि अशोक का पता लगाया जा सके। कई लोगों से बात करने के बाद उन्हें आखिरकार अशोक के वर्तमान ठिकाने की जानकारी मिली। वह शहर छोड़कर दूसरे स्थान पर बस चुका था, लेकिन हर साल 12वीं तारीख को माफी मांगने के लिए मंदिर के पास आता था, जैसा आत्मा ने बताया था। अर्जुन और मिशा ने यह तय किया कि वे खुद अशोक से मिलेंगे और उसे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। मिशा के अंदर डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी क्योंकि 12 तारीख का दिन करीब आ रहा था। लेकिन अर्जुन ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वे सब कुछ ठीक कर देंगे। अंततः वे अशोक के पास पहुंचे। अशोक को देखकर मिशा के चेहरे पर घृणा और डर एक साथ दिखाई दिए। अर्जुन ने उसे शांत किया और अशोक से सीधे बात करने लगा। उन्होंने उसे बताया कि जिस आत्मा ने उन्हें संपर्क किया है वह वही महिला है जिसे अशोक ने सालों पहले बर्बाद कर दिया था। अब वह आत्मा मिशा के माध्यम से अपना बदला पूरा करने की कोशिश कर रही थी। अशोक ने शुरुआत में इस सब को एक झूठ या कल्पना समझा, लेकिन जब अर्जुन ने उसे सारी घटनाएं विस्तार से समझाईं, कैसे आत्मा ने कॉल सेंटर के लोगों की मौत की भविष्यवाणी की थी, कैसे सर्वर रूम में आग लगी थी, अशोक को धीरे धीरे यकीन होने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट और अपराध बोध साफ छलकने लगा। अर्जुन ने उसे समझाया कि आत्मा केवल उसकी माफी चाहती है। अगर वह 12 तारीख को मंदिर में आकर आत्मा से माफी मांग लेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो मिशा की जान खतरे में पड़ जाएगी और आत्मा का बदला पूरा नहीं हो पाएगा।
अशोक ने अंततः अपनी गलती मानी और बोला, मैं जानता हूं कि मैंने उसके साथ जो किया वह घिनौना था। मैं सालों से इस अपराध बोध के साथ जी रहा हूं। हर बार जब मैं मंदिर आता हूं मुझे लगता है कि शायद वह आत्मा मुझे माफ कर देगी, लेकिन अब मैं समझता हूं कि मुझे उससे सीधे माफी मांगनी होगी। 12 तारीख की रात आ गई। अर्जुन, मिशा और अशोक मंदिर पहुंचे। मंदिर का वातावरण गहरा और गंभीर था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही रात के 12 बजे आत्मा फिर से प्रकट हुई। मिशा की आंखें एक बार फिर से बदल गई और आत्मा ने अशोक को घूरते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अशोक घबराते हुए आत्मा के सामने झुका और बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था। मैं अब तक उस पाप के साथ जी रहा हूं। मैं तुम्हें चैन देना चाहता हूं ताकि तुम मुक्त हो सको। आत्मा कुछ पलों के लिए चुप रही, जैसे वह अशोक के शब्दों का विश्लेषण कर रही हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी माफी मेरे लिए देर से आई है, लेकिन अब मैं मुक्त हो सकती हूं। यह कहते ही आत्मा का गुस्सा और दर्द धीरे धीरे गायब होने लगा। मिशा का शरीर हल्का महसूस करने लगा और आत्मा ने मिशा को पूरी तरह से छोड़ दिया। एक अंतिम सन्नाटा छा गया और आत्मा गायब हो गई। अशोक की आंखों में आंसू थे। उसने गहरे अपराध बोध से मुक्ति पा ली थी। अर्जुन और मिशा ने राहत की सांस ली। यह सब खत्म हो चुका था। आत्मा को उसका चैन मिल चुका था और अब मिशा की जान भी सुरक्षित थी। इसके बाद मिशा ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। वह इस पूरी घटना से बेहद थक चुकी थी और अब एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती थी। अर्जुन ने उसे समझाया कि वह जो भी फैसला लेगी उसमें वह उसके साथ खड़ा रहेगा। कॉल सेंटर ने भी अपनी नाइट शिफ्ट्स बंद कर दी और यह जगह अब खाली और शांत हो गई। मिशा ने अपने गांव लौटने का फैसला किया ताकि वह इस दर्दनाक अनुभव से उबर सके। अर्जुन ने उसे विदा करते हुए कहा, तुमने बहुत साहस दिखाया है। अब यह सब पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करो। मिशा ने उसे गले लगाकर धन्यवाद दिया और अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा दिए। कहानी का अंत यहां होता है, लेकिन रहस्यमयी घटनाओं की गूंजें शायद हमेशा उस कॉल सेंटर की दीवारों में छिपी रहेंगी, जो अब कभी न खुलने वाला राज बन चुकी है।